गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, उसकी माँ हमने पांडे बेचन शर्मा उग्र इसके राइटर हैं। इसमें कल हमने जो पढ़ा उसकी मैं पहले थोड़ा रिवीजन करवा देती हूँ। पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है उसमें शुरू में चैप्टर में बताएगी कि राइटर अपने कमरे में टहल रहा है, सोच रहा है कि कौन सी बुक पढूं, कैसे टाइम पास करूं। इतने में उसके घर के बाहर एक गाड़ी का हॉर्न बजता है, उसमें से पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब उतरते हैं। नौकर आके बताता है कि साहब आए हैं। राइटर थोड़ा घबरा जाता है कि इस टाइम वो कैसे आए। जब राइटर बाहर जाता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाल के दिखाते हैं। वे कहते हैं आप इसको पहचानते हो? राइटर कहता है हाँ, ये तो मेरा पड़ोसी है लाल। तो पुलिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं इसके बारे में सब कुछ बताओ। तो राइटर कहता है इसकी एक बूढ़ी माँ है, उनका नाम जानकी देवी है, लड़का कॉलेज में पढ़ता है। इसकी माँ को उम्मीद है कि साल 2 साल में कमाने लग जाएगा। और फिर पुलिस वाला पूछता है कि इनके घर का गुजारा कैसे चलता है। तो राइटर कहता है इसके पिताजी जो थे रामनाथ, वो मेरे पास नौकरी करते थे, कुछ पैसे जमा करके गए थे मेरे पास, इसलिए उनके कुछ पैसे इकट्ठे हैं जिससे उनके घर का गुजारा चल रहा है। तो वो पुलिस सुपरिटेंडेंट कहता है कि आप इसकी फैमिली से थोड़ा दूर ही रहना, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी बातें सरकारी है, मैं आपको नहीं बता सकता। फिर वो चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद लाल की माँ जो है राइटर के पास आती है। तो राइटर उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या क्या पाजीपन कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, सरकार के विरुद्ध क्या कर रहा है। वो कहती है मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, सिर्फ पढ़ने जाता है और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और कुछ नहीं करता। तो राइटर कहता है ये तुम इसको संभाल लो, नहीं तो एक दिन पछताओगी। इसके बाद लाल जो है अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते राइटर के घर पे आता है। तो वो बुढ़िया कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे चाचा जो है तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो राइटर कहता है तुम सरकार के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हो। तो वो घबरा जाता है थोड़ा, पर फिर नॉर्मल हो जाता है। कहता है मैं कुछ नहीं करता, पर ये जो सरकार है, ये जो व्यक्ति विनाशक सरकार है, और मैं इसका नाश चाहता हूँ, इसका नाश हो जाए। तो राइटर उसे डांटता है, कहता है तुम जो है गलत रास्ते पर चले गए हो और मैं तुमको इस गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पिताजी मुझे तुम्हें संभला कर गए हैं और इस तरह तुमको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। फिर लाल कहता है कि आप जो है राजभक्त हैं और मैं राज विद्रोही हूँ। आप जो है इस टॉपिक पे मेरे से बात मत करो, क्योंकि मैं आपके मुँह नहीं लगूंगा, भाई मैं आपसे छोटा हूँ। तो कहता है, लाल कहता है आप पहली बात को उचित समझते हैं, मतलब कि आप राजभक्त हैं कुछ कारणों से। तो फिर लाल कहता है कुछ कारणों से मैं दूसरी बात को ठीक समझता हूँ कि जो अंग्रेज सरकार है वो गलत है। दूसरे कारणों से आप अपना पद छोड़ नहीं सकते अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मतलब कि सुख ऐशो आराम के लिए आप अंग्रेजों के विद्रोही नहीं बन सकते। मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। उसको ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है लाल को, वो चाहता है देश आज़ाद हो जाए। तो वो कहता है मैं भी अपने मन की बात मानूंगा, जो मुझे करना है मैं वही करूँगा, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या है? चाचा पूछता है। सुनूं तो जरा मैं भी जान लूँ कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन पर पहुँचते पहुँचते कैसे कैसे हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं, जरा मैं भी तो सुनूं बेटा। चाचा कहता है मैं भी तो जानूं कॉलेज में पहुँचते पहुँचते आजकल के लड़के क्या करते हैं। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो उसका सर्वनाश हो। तो गुस्से में लालिए कहता है जो इंसान समाज और राष्ट्र का नाश चाहता, लालिए कहता है जो ये समाज का राष्ट्र का नाश चाहता है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार का ना होना ही बेहतर है। तो इस पर चाचा उसका खफा हो जाता है। जानकी जो है लाल की माँ, वो उठकर बाहर चली जाती है और कहती है अरे तू तो चाचा से लड़ने लगा। वहाँ 4 बच्चे दरवाजे पर खड़े होंगे। लड़ तू, मैं जाती हूँ। मतलब लाल के जो फ्रेंड्स हैं वो लाल के घर पर आए हैं, लाल की माँ उनको खाना पीना बनाकर खिलाएगी। और वो राइटर से कहती है बाबू इसको अच्छी तरह समझा दो, मेरी तो कुछ समझता नहीं है ना, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या बातें कह रहा है, क्या आप इसको समझा रहे हो। फिर भी लाल की ओर देखा, उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जो कहे मान जा बेटा,
यह तेरे भले की ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए 60 साल की घूंघट संभाले हुए चली गई। वो बुढ़िया थी फिर भी सम्मान करती थी, घूंघट सा निकालती थी। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों को गंभीरता नहीं समझी। राइटर कहता है कि जो बूढ़ी माँ थी वो कितना, उसने नहीं समझा कि ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। अंग्रेज सरकार जो है लाल के को छोड़ेगी नहीं अगर वो लाल उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है। पर लाल की माँ इस बात को समझ नहीं पा रही थी। उसने नॉर्मली समझा कि ये कोई छोटी मोटी बात है। उसके बाद जो है मेरी कल्पना यह है कि वो लड़का बोलने लगा कि फिर चुप हो गया। उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। मतलब लाल कहता है कि जो व्यक्ति विनाशक दुष्ट सरकार है उसका नाश अगर होगा तो उसमें मैं भी अपना हाथ लगा दूंगा। तुम्हारे हाथ, चाचा कहता है तुम्हारे हाथ दुर्बल है, तुम उनसे जो है लड़ नहीं सकते हो, तुम चरमरा उठोगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा। चाचा जी कहता है नष्ट हो जाना हो तो यहाँ का नियम है। वो कहता है, लाल कहता है यहाँ का एक दिन तो मरना ही है, तो यहाँ पर हमेशा के लिए कौन रहने आया है? जो बना है वो बिगड़ेगा ही। तो हम कमज़ोर हैं इस बात से हमें डर क्यों? हमको अपना कर्म करना चाहिए, लाल ये कहता है। चाहे मेरी भुजाएं दुर्बल हैं चाहे मजबूत हैं, हमें अपना कर्म करना चाहिए। भगवान की जो हाथ हैं वो हमारे सहयोग के लिए होती हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? चाचा पूछता है। जो भी मुझसे कहता है लाल हो सकेगा मैं वो करूँगा। षड्यंत्र? तो चाचा कहता है षड्यंत्र करेगा? तो लाल कहता है हाँ, जरूरत पड़ी तो विद्रोह, हाँ अवश्य। तो चाचा कहता है हत्या भी करेगा? तो कहता है हाँ हत्या भी करूँगा। बेटा तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ गया है, सावधान हो जाओ, संभल जाओ। फिर राइटर कहता मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुँच गया कुछ पूछने के लिए। कई दिनों से मैं उसकी तलाश में था। मतलब लाल की माँ को पूछने के लिए सोच रहे थे कि आप मिल जाए तो पूछूं। क्यों? लाल की माँ, लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूँ बाबू, वो कहती है। सीधी सादी बुढ़िया थी, उसने सरलता से कहा, मगर वह सभी मेरे लाल की तरह बड़े प्यारे हैं। मुझे सब अपने माँ माँ कह के बुलाते हैं, खूब हो हल्ला करते हैं, खूब हंसते हैं। राइटर ने रिलैक्स की सांस ली। ठीक कहती हो, वे बातें क्या? फिर वो राइटर कहता है बातें कैसी करते हैं? तो लाल की माँ कहती है कभी कभी जब मैं उन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए लाल के कमरे में जाती हूँ तो वो खूब हंसते हैं, मानो ऐसा लगता है मुझे ये मेरे ही बच्चे हैं। राइटर फिर गहरी सांस लेता है कि ये समझ नहीं रही है कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। फिर वो कहती है बुढ़िया जान की एक लड़का उसमें से बड़ा हंसने वाला है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घुसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने में, हा हा हो करने में कॉलेज में फर्स्ट आता है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी मेरे मुंह की ओर देखकर कहा, माँ तू तो भारत माता जैसी लगती है, तू बूढ़ी है, भारत माता भी बूढ़ी है, उसका उजला माथा है हिमालय, तो तेरे जो केश है हाँ नक्शे के हिसाब से। वो लड़का कहता है साबित करता हूँ तू भारत माता है। सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा यमुना है, नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा पास आ, तेरे केसों के पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह बर्मा बन जाएगा, बिना उसके भारत माता का श्रृंगार अधूरा है। तो मतलब वो लड़के इस तरह की बातें करते हैं, लाल की माँ को भारत माता के रूप में देखते हैं, उसके बाल ऐसे करके कहते हैं तू भारत माता बन गई। जानकी उस लड़के की बातें सोच गदगद हो उठी, यानी बड़ी खुश हो गई। बाबू ऐसा ढीठ लड़का। सारे बच्चे हंसते रहे और उसने मुझे पकड़ा और मेरे बाल को बाहर कर अपना बर्मा तैयार कर लिया। उसकी सरलता मेरी आंखों में आंसू बनकर छा गई। राइटर सोचता है ये बुढ़िया कितनी भोली है, ये नहीं सोच रही है कि लड़के किस राह पर जा रहे हैं। बच्चों जो लड़के थे वो देश हमारा आज़ाद होने वाला था, तो लड़के जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे जिसके अंग्रेज खिलाफ थी। और
जो राइटर था वो इस बात को समझ रहा था कि एक ना एक दिन ये अंग्रेज सरकार इन लड़कों को छोड़ेगी नहीं और इस बुढ़िया का एक ही इकलौता बेटा है, ये तो बिना मारे ही मर जाएगी। अरे बाबू, उसने मुस्कुराकर कहा, वे सभी बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। सब जवान है, लापरवाह है, जो मुंह में आता है बकते हैं, कभी कभी पागलों सी बातें करते हैं। महीना भर पहले एक दिन लड़के बहुत उत्तेजित थे, न जाने कहाँ लड़कों को सरकार पकड़ रही थी, मालूम नहीं पकड़ती भी है या वे यूं ही गप्पा हाँकते हैं। मगर उस दिन वे यही बक रहे थे, पुलिस वाले केवल संदेह पर भले आदमियों के बच्चों को त्रास देते हैं, नहीं पकड़ लेते हैं, मारते हैं, सताते हैं। यह अत्याचारी पुलिस की नीचता है। ऐसी नीच शासन प्रणाली को स्वीकार करना अपने धर्म को, कर्म को, आत्मा को, परमात्मा को भुलाना है, भले धीरे धीरे भुलाना मिटाना है। मतलब इसके बाद बच्चों लाल की माँ बताती है कि उनमें से एक लड़का है जो बड़ा ही उत्तेजित है। वो कहता है आपस में बातचीत करते हुए कि अजी ये परदेसी सरकार है, ये इनसे हमारी राजभक्ति कैसी, ये हमारी छाती पर चढ़ के हमारे मुंह के आगे तोप लगाकर हमसे देशभक्ति करवाना चाहते हैं। ये हम पर जुल्म करते हैं, हमें डराते हैं, धमकाते हैं और ये जो यहाँ के लोग हैं अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया इन्होंने। नाश हो इस परतंत्रता का। दूसरा लड़का कहता है लोग ज्ञान ना पा सके, हमारे जो लोग हैं हिंदुस्तान के वो ज्ञान ना पा सके, इसलिए इस सरकार ने पढ़ने लिखने के साधन को अज्ञानता से भर दिया है। लोग वीर ना हो सके, स्वाधीन ना हो सके, यानी आज़ाद ना हो जाएं, इसलिए अपमानजनक और मनुष्यहीन नीति मर्दक कानून बना लिए हैं इन्होंने। और ये सरकार ऐसी है जो जोंक की तरह धीरे धीरे हमारे धर्म को, हमारे प्राण को, हमारे धन को सब कुछ चूस लेगी। शासन प्रणाली ऐसी है। तो लाल की माँ कहती है ऐसी अंट संट बातें ये लड़के करते रहते हैं। जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों बक बक करते जाते हैं। लाल की माँ की ऐसी बातें सुन के राइटर ने गहरी सांस ली और वो चिंता से भर गया। बच्चों इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगी, आप उसके आंसर खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा।